जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि यूपी बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित है अक्टूबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा का होना, उसी के लिए मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। उसी परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मॉडल पेपर में ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर सको। सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है और इसके पहले मैंने आपको हिंदी विषय का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला नोट क्या है यहाँ पर, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। आपका पेपर जो होगा सामाजिक विज्ञान विषय का 2 खंड में विभाजित रहेगा और खंड का में जो प्रश्न आएंगे 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। खंड का में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कुल 20 नंबर के प्रश्न होंगे। और जब आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में सही भर दोगे तो आपके ये 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके ये 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित, क्योंकि इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटते हैं, क्योंकि आपको OMR शीट भरना होता है और आपको OMR शीट अच्छे से भरना है, ध्यान रखते हुए भरना है। कहाँ पर क्या सावधानियां आपको बरतनी है, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हो OMR शीट का नमूना, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा 2023 से बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया गया था और इसी नमूने पर आधारित होगा OMR शीट जो आपको मिलेगी, इसी नमूने पर आधारित होगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि खंड खा में 50 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए रहे होंगे। तो खंड का के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और इस तरह से जब आप 20 प्रश्नों का उत्तर कर लोगे तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। पहला प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो आप सभी जानते हैं कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन का संबंध किस देश ने था? यहाँ पर लिखा है लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था क्या, किस देश से था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, उत्तर हो जाएगा फ्रांस देश से। और मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना। अगला प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट के कारण असहयोग आंदोलन चलाया गया, यानी असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किस लिए किया गया? रॉलेट एक्ट के कारण। और रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया। यदि प्रश्न आ जाता है कि काला कानून
किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया और इसका ही विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी लग जाने के कारण। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न संख्या 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? तो आप सभी जानते हैं कि वंदे मातरम जो है हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और इस राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, राष्ट्रगान लिखा है। राष्ट्रगान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और वंदे मातरम गीत यानी राष्ट्र गीत यानी राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, और ये जो गीत रचित है किसके द्वारा है? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में काली मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन जो सीमेंट है यह किसी भी मिट्टी का यानी कोई भी मिट्टी का प्रकार नहीं है। उत्तर होगा सीमेंट। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, लेकिन सीमेंट जो है यह मिट्टी के क्षेत्र में यानी मिट्टी के अंतर्गत नहीं आता, यानी ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष नदियों का देश है और यहाँ पर नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जिसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, यानी जो मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर जल के साथ आती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। औषधों के कारण यह एकत्रित हो जाती है, औषधों के कारण इसका निर्माण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। प्रश्न संख्या 7 है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए। कपास की खेती के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि का से कपास और का से काली मिट्टी, ये आप याद कर लेना। का से कपास की खेती के लिए का से काली मिट्टी जो है या काली भूमि उपजाऊ होती है या उपयुक्त होती है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है जूट, यानी जूट जो है रेशेदार फसल है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पर श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? उत्तर क्या हो जाएगा कि श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा सन 1956 ईस्वी में, कब? सन 1956 ईस्वी में घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 10 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न संख्या 11 है, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई? तो मार्टिन लूथर किंग की हत्या सन 1968 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12 है, यहां पर भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहां पर 13 है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर विकल्प देख लीजिए। पहला है 27, दूसरा है 28, तीसरा है 29 और चौथा है 30। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। प्रश्न संख्या 14 है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? तो श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? उत्तर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। यह प्रश्न रिपीटेड है यहां पर, यानी दोबारा पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा,
निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है? तो उत्तर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। यानी दिए गए विकल्पों में से मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से भी अधिक ऊंचा स्थान है। कौन सा देश है वह? श्रीलंका है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 16 है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताते रहें। प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 है मेरे प्यारे बच्चों। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, यहाँ पर इस स्थान पर यानी ये जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें क्या भरा जाएगा? क्षेत्रक की गतिविधि है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा, क्योंकि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि है। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 18 है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। प्रश्न संख्या 20 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो जब एक देश से दूसरे देश के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, यानी उन वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार। यानी दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार कहलाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा जो आएगा 50 नंबर का होगा। और यहाँ पर जो प्रश्न है इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न यहाँ पर है 21 के अंतर्गत बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? और यहाँ पर आप ध्यान देंगे अगला प्रश्न है, अथवा में साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की? तो आप किसी एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और प्रश्न संख्या 22 है, यहाँ पर अपूर्ण या अनापूर्ति असंसाधनों से क्या तात्पर्य है? और मेरे प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न दिया गया है, अंतर स्पष्ट कीजिए रबी और खरीफ फसलें। प्रश्न संख्या 23 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है, यहाँ पर भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? अथवा में प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण हैं आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए। प्रश्न कह रहा है 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। अथवा में प्रश्न भी महत्वपूर्ण दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेना। यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 है, संसाधन का क्या अर्थ है? संसाधनों के नियोजन की क्या आवश्यकता है? अथवा रोपण कृषि क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। लोकतंत्र में क्यों तथा कैसे शक्ति में भागीदारी की जाती है? स्पष्ट कीजिए।
अथवा में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 28 है, यहाँ पर विकास के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं। अथवा में भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। और मानचित्र संबंधी प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न है यहाँ पर 29 के अंतर्गत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के निम्नलिखित स्थानों को मानचित्र पर चित्रित कीजिए। यहाँ पर आप ध्यान देंगे 5 स्थान दिए गए हैं, लाहौर, नागपुर, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। और यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को मानचित्र पर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर भी 5 स्थान दिए गए हैं, दाचीगाम, सिमलीपाल, रणथंबोर, बांदीपुर और राजगीर। इन्हें आपको मानचित्र पर दर्शाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, और इसी पैटर्न पर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन मॉडल पेपर को आप जरूर तैयार कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।